नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सासंगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज और मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम एक बार फिर आप सबका स्वागत करती है। आज मैं एक सूचना देना चाहता हूँ। गुरुजी महाराज की कृपा से गुरुजी महाराज ने मल्टीलिंगुअल टीम को में पॉडकास्टिंग सेशंस शुरू करवाने की आज्ञा दे दी है। तो आने वाले वीक्स में गुरु संगत मल्टीलिंगुअल पॉडकास्ट सेशंस देखेगी। इससे ज्यादा कृपा नहीं हो सकती। गुरु जी की असीम कृपा है और वह कृपा आगे बनी रहे। आप सबका सहयोग चाहिए। आज हमारे बीच में एयर मार्शल अनिल चोपड़ा अंकल जी आए हैं जो संग शेयरिंग करेंगे। सेशन को इनिशिएट करने के लिए मैं चौहान आंटी जी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सेशन को आगे बढ़ाएं। जय गुरु जी, ओवर टू यू चौहान आंटी। थैंक यू सुरेश वासन अंकल, थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुजी महाराज आपका कि आपने एक बार फिर से मुझे ये सेवा बख्शी है। आपका लख लख शुक्राना है। मल्टीनेशनल जूम सत्संग शेयरिंग प्लेटफॉर्म पे आज अपना सत्संग शेयर करने के लिए हमारे बीच एयर मार्शल अनिल चोपड़ा अंकल आए हैं। गुरुजी की बहुत ब्लेस्ड संगत, फॉर्चुनेट संगत, और गुरुजी हमेशा एयरफोर्स, नेवी और दूसरी सर्विसेज के ऑफिसर्स को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते थे, क्योंकि गुरुजी बोलते थे बड़े बीबे हुंदे हैं, वेरी डिसिप्लिन्ड, वेरी ओबीडियंट, वेरी पंचुअल। और सारी संगत का भी इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। गुरुजी महाराज इस सृष्टि के मालिक होते हुए भी हमारा कल्याण करने के लिए हमारे जैसे रूप धारण करके इस सृष्टि में आए और हमें इतना प्यार दिया, इतना कुछ सिखाया, इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतने सुख दिए कि उसका बखान करना बहुत मुश्किल है। और उन सब ब्लेसिंग्स का जो गुरु जी महाराज ने टाइम टाइम पे अपनी लाडली संगत को दिए, उसका बखान करने के लिए आज हमारे सामने एयर मार्शल अनिल चोपड़ा अंकल हाजिर हैं। सो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी जर्नी, वो पल, वो समय जो गुरुजी ने आपको हुक्म दिया कि आप बैठ के एंजॉय करो मेरे सामने, और ये हमने कभी सोचा ही नहीं था कि वो बीते हुए पल जो गुरुजी के साथ हमने बिताए, एक दिन वो सत्संग बन जाएंगे और सारी दुनिया उसको सुनेगी। सो ओवर टू यू एयर मार्शल अनिल चोपड़ा अंकल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्राना मल्टी लिंगुअल जूम सत्संग शेयरिंग प्लेटफॉर्म पे आप अपना सत्संग शेयर कीजिए। ओवर टू यू एयर मार्शल अनिल चोपड़ा अंकल, थैंक यू सो मच। आप आज आए, हमें अपने वो पल सुनवाएंगे जो आपने प्रैक्टिकली गुरुजी के सामने बैठ के देखे अपनी आंखों से, वो सत्संग भी सुने जो उस समय और संगत शेयर करती थी। सो ओवर टू यू एयर मार्शल अनिल चोपड़ा अंकल, आप अपना सत्संग शेयर कीजिए प्लीज। थैंक यू चौहान आंटी और सुरेश वासन अंकल फॉर ब्लेसिंग मी बाय इनवाइटिंग मी टू शेयर माय सत्संग। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, गुरुजी की बात गुरुजी के परिवार के साथ। और गुरुजी महाराज का मुझे हुक्म था कि मुझको अपना सत्संग 1000 बार सुनाना है। और आई मस्ट एवरी टाइम मैं जब सत्संग करता हूँ तो मैं संगत को बताता हूँ कि मेरे कितनी बार हो गए। आज 338 टाइम है। चौहान आंटी और सुरेश अंकल और सारी संगत मैं देख रहा हूँ, बहुत बिग संगत नंबर्स में जुड़ी हुई है। और हम सब पे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हैं और मुझ पे ब्लेसिंग्स हैं कि आज मुझे अपना सत्संग सुनाने का मौका दिया जा रहा है। और मैं जो कुछ भी आपको आज बताऊंगा वो सत्संग
या तो मेरे साथ हुआ या गुरुजी के मेरी साथ जो मेरी कन्वर्सेशन गुरुजी के साथ हुई, या मैंने आंखों देखा सत्संग किसी का है। मैं कोई हेयर से नहीं सुनाऊंगा, कोई सत्संग ऐसा नहीं सुनाऊंगा जो किसी बुक से है या किसी और का शेयर किया हुआ सत्संग जो मैंने सुना हो किसी से। सबसे पहले जो महाराज का हुक्म था कि मुझको अपना सत्संग सुनाना है, मैं सुनाना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि तकरीबन 70-80 बार तो गुरुजी महाराज अपने होते हुए मुझसे ये सत्संग करा चुके थे। जब भी मैं आता था गुरुजी महाराज के मंदिर में, तो सबसे पहले मुझसे सत्संग कराते थे। वो मेरे लिए बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है। 1995 में मुझे हेपेटाइटिस बी हो गया था, बहुत बुरा अटैक था। उसका इलाज न तब था न आज है, सिर्फ थोड़ी प्रिवेंटिव मेडिसिन हैं। मेरा बिलिरुबिन काउंट 22 हो गया था। 22 बहुत डेंजरस कंडीशन होती है। इनफैक्ट एनीथिंग बियॉन्ड 12 इज कंसिडर्ड डेंजरस। मैं मिलिट्री ऑफिसर था, कर्नल रैंक का, ग्रुप कैप्टन का रैंक था मेरा, एयरफोर्स में हूं मैं था। और तब मुझे डॉक्टरों ने DI लिस्ट, RNR हॉस्पिटल में DI लिस्ट पे डाल दिया था। DI लिस्ट मतलब डेंजरसली लिस्ट, यानी कि किसी दिन भी मैं ऊपर जा सकता हूँ। जैसे कोई हमारे फौज में लोग कहते हैं कि इट वॉज अ वन वे टिकट। तो डॉक्टरों ने कह दिया था कि हमारे पास तो कोई इलाज नहीं है, मगर आपको फुल रेस्ट करना है, आपको कहीं आपने आपको किसी तरह की एक्सर्शन नहीं करनी है, और इससे शायद आपका सिस्टम रिकवर कर जाएगा। कुछ डॉक्टरों ने मुझे ये भी कह दिया कि जो भी ऑल्टरनेट थेरेपी करना चाहते हो तो आप करिए, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ। वो आपको अपनी लाइफ देखनी है। तो मैंने तरह तरह की ऑल्टरनेट, ऑफ कोर्स देयर वाज पैनिक इन द फैमिली मेंबर्स, बट मेरे भी खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस था। मगर मैंने बहुत ऑल्टरनेट थेरेपीज की। मैंने मैग्नेट थेरेपी, कलर थेरेपी, वाटर थेरेपी, यू नो, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, आयुर्वेदा, होम्योपैथिक, एक साउथ इंडिया का 1000 दाना एक हर्ब होती है, उसको खाया। मैं नारायणा में कोई स्वामी जी थे, वो माला पहना देते थे और उससे भी कुछ फर्क पड़ता था। मैंने तरह तरह की सब कुछ किया। 1 महीना हो गया, मेरा बिलिरुबिन काउंट वैसे के वैसे 22 पे रहा। तो उन दिनों पहली बार गुरुजी महाराज दिल्ली आए थे। मुझे नहीं पता था, मैं जानता नहीं था। इन 1995 समर की बात है। हमारी एक एयर मार्शल थे, उनकी वाइफ, वो खुद भी डॉक्टर थी, और वो महाराज गुरुजी के साथ जुड़ी हुई थी जलंधर से। और उन्होंने मुझको आके एक दिन कहा कि देखे गुरुजी आए हैं, वो यहाँ पे पहली बार वो लोगों को हील कर देते हैं, और अगर आप ठीक समझो तो मैं आपको उनके यहाँ लेके जा सकती हूँ। मैंने इंस्टेंटली उनको बोला कि मैं जाऊंगा। शी सेड ठीक है, मैं शाम को आऊंगी। वो अपनी स्टाफ कार में आई। शाम को मैं और उनके साथ गया। और गुरुजी का आश्रम तब ग्रेटर कैलाश में एक बेसमेंट में था। और मैंने कार से उतर के, वो 5-6 सीढ़ियां थी नीचे जाने के लिए बेसमेंट में, वो मैं बेसमेंट में उतरा, और सामने गुरुजी बैठे थे। थोड़ी सी संगत थी, 50 के करीब लोग होंगे। सेंटर कारपेट था, मैं उस कारपेट पे चला, कुछ लोग मेरे आगे थे। अराउंड 45 सेकेंड्स लगे मुझे एक बार टेम्पल में अंदर उतरने के बाद। और मैं वो बेसमेंट में जाके, जब मुझको कहा था गुरुजी के पांव छू देना, मैंने जाते सार गुरुजी के पांव छू दिए। और गुरुजी ने इमीडिएटली अपना हाथ पहले मेरे शोल्डर पे रखा और फिर मेरे सिर पे रखला, चोपड़ा, तेरा कल्याण हो गया, तू ठीक हो गया, तेनू मैं ठीक करता। He said these 3 sentences, and he said बह जाओ। So since I was told by doctors कि अपना ज्यादा एक्सर्ट नहीं करना, तो मैं एक कॉर्नर में जाके दीवार के साथ अपनी बैक लगा के बैठ गया। वो जो डॉक्टर आई थी मेरे साथ, वो मेरे साथ बैठी। 5 मिनट के अंदर गुरुजी ने अमृत बनाना शुरू किया। जो संगत नई है, मैं उनको बता दूं कि अमृत कैसे बनता था। एक सेवादार एक ट्रे के अंदर खूब सारे स्टील के टम्बलर्स को के अंदर पानी लाता था। गुरुजी के पास एक चंदन की माला थी। गुरुजी एक एक गिलास को उठाते थे, उसके अंदर चंदन की माला को चलाते थे और घुमाते थे, और उसके बाद कुछ मंत्र जाप करते थे। उससे वो पानी अमृत बन जाता था। और गुरुजी वो अमृत का गिलास
किसी को भी पकड़ा सकते थे। सबसे पहला उस दिन का ग्लास गुरुजी महाराज ने मुझे दिया, मैंने वो ग्लास पिया। उसके बाद वो अमृत बनाते गए और उनको देते गए। बहुत जो संगत आई थी वो सब, आई कुड सी एक्साइटमेंट ऑन देयर फेस कि वो भी चाहते थे कि गुरुजी उनको भी वो अमृत का ग्लास दें। मगर गुरुजी को मालूम था किसको देना है। और उसके बाद जब मेरा ग्लास खत्म होता था तो गुरुजी एक और ग्लास मुझे दे देते थे। ऐसे करके उन्होंने बारी बारी करके मुझको 8 ग्लास अमृत के पिला दिए। आप जानते हैं कि पानी पीना इतना आसान नहीं, खास करके 8 ग्लासेस जो तकरीबन 2 लीटर्स ऑफ वाटर है, वो मैंने उस टाइम पिया। और मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग उस अमृत में इतनी थी कि मुझे वॉशरूम वगैरह भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी। नॉर्मली इतने पानी के साथ ये होना चाहिए। उसके बाद भजन सुनते रहे, थोड़ी देर बाद लंगर शुरू हुआ। उस जमाने में लंगर एक जने को एक थाली मिलती थी। बीच में कोविड में फिर हम एक थाली में चले गए थे। अक्सर बड़े मंदिर में हम सब 4 जने मिलके वो थाली खाते हैं। तो इस हालात में मैंने पानी पिया। उसके बाद डॉक्टर ने मुझको बोला, जो मेरे साथ आई थी, उन्होंने कहा देखो एज अ डॉक्टर आई मस्ट टेल यू कि ये जो लंगर है इसमें देसी घी है, और एज अ डॉक्टर आई मस्ट टेल यू कि ये आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, मगर चॉइस इज योर्स। मैं बहुत क्लियर था अपने दिमाग में, मैंने इमीडिएटली उनको बोला नहीं मैं खाऊंगा। तो मैंने लंगर खाया। जब मैं दूसरी रोटी खत्म करने वाला था तो गुरुजी आके मेरे पास खड़े हो गए और उन्होंने एक और रोटी अपने हाथ से गुरुजी ने मुझको पकड़ा दी। मैंने वो भी रोटी खा ली। जब हमने लंगर खत्म किया तो गुरुजी ने मुझे और वो जो आंटी आई थी मेरे साथ उनको बोला कि चलो हम तुसी जाओ, परसों आना, टेस्ट करा के आना और फिर देखना क्या होता है। तो हम चले गए इमीडिएटली उठ के। अगले दिन मेरा एज इट इज ब्लड टेस्ट ड्यू था। मैंने अपना ब्लड टेस्ट कराया। उस टेस्ट का रिजल्ट तीसरे दिन, अगले दिन आना था, जिस दिन हमको गुरुजी के यहाँ जाना था। और मैं बता रहा हूँ कि जब वो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई अर्ली मॉर्निंग में, मेरा बिलिरुबिन काउंट बहुत नीचे आ गया था। आई न्यू एट दैट इंस्टेंट कि एक मिरेकल हो गया है। ये आ, ये गुरुजी महाराज एक भगवान है और वो हमारी सेवा के लिए, हाँ, हमारी सब संगत को का ध्यान रखने के लिए आया है। उस दिन शाम को मैं और मेरी वाइफ गए, और जब हम मंदिर में सीढ़ियों से उतरे तो गुरुजी अपने सिंहासन से उठ के हमारी तरफ चल पड़े और बोले, सुमन आंटी आ गई हैं, उस दिन नहीं आई सी। तो बिफोर शी कुड से क्यों नहीं आई थी, तो गुरुजी सेड नहीं नहीं मैंने सब पता है, दसवीं लॉर्ड ने, चल तेरी फाइल खोल दा। As if he was seeking permission. She did not understand, but Guruji started telling what was file kholna was that he will tell many things about you which normally any outsider wouldn't know. He said 10-12 things about Suman aunty which outsiders would normally not have known, but everything he said we knew was absolutely correct. How he knew, how could he see through her x-ray vision, how could she talk about things about our house, about her likes and dislikes, all were absolutely correct. So that was another way of for us to reinforce. And when Guruji, I told Guruji that my bilirubin count has steeply come down, and he said, "Hun dekhi chal age aapa ki karna hai," means how you will be getting blessed. It's a long satsang because उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक होता गया। एक दिन गुरुजी ने कहा कि मुझे कि चोपड़ा हुन तेरा टेस्ट कब ड्यू है। मैं क्या गुरुजी कल है। तो फिर कल टेस्ट करा के परसों आई, उन्होंने बोला और इस बार तेरा बिलिरुबिन काउंट 3 होगा। तो मैंने गुरुजी का, मैं कह नहीं गुरुजी इतनी तेजी से मेरा बिलिरुबिन काउंट नीचे आया है तो ये 3 नहीं हो सकता, उससे भी मच लेसर होगा। और इसलिए कहते कोई गल नहीं, टेस्ट करा के आए। So I went next day, got my test done, and you won't believe it, the bilirubin count was exactly 3. So how he had predicted what he wanted, the test would happen exactly the way he wanted. It was outstanding, and I must tell you thereafter, I became absolutely all right in many days after that.
and I am blessed even till today. So that I thought I must start with this medical satsang, how I connected with Guruji. मैं आपको एक दूसरा सत्संग सुनाने वाला हूँ, जो भी एक पैरेलल सत्संग चल रहा था जब मैं वहाँ गुरुजी के यहाँ गया। तो एक दिन बाद एक मेजर जनरल आए, वो अपना एनुअल मेडिकल कराने के लिए आरएनआर हॉस्पिटल गए थे। आरएनआर हॉस्पिटल उस जमाने में बेस हॉस्पिटल है, जहाँ कैंटोनमेंट में वहाँ होता था। तो वो जब अपना एनुअल मेडिकल के लिए गए तो उनको जो डॉक्टर्स ने बोला कि आपका हार्ट में ब्लॉकेज है, और हमारे टेस्ट के मुताबिक वो फुली ब्लॉक्ड है। फुली ब्लॉक का मतलब 3 आर्टरीज जो हैं आपकी 50% ब्लॉक्ड हैं। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप जाके, स्कॉट्स नया नया खुला था, डॉक्टर त्रेहन आए थे अंकल विदेश से अपनी एक्सपीरियंस के साथ, और उन्होंने ये बाईपास हार्ट सर्जरी शुरू की थी। तो जनरल साहब गए वहाँ पे, उन्होंने अपना टेस्ट कराया, उन्होंने भी कंफर्म कर दिया कि आपका 100% ब्लॉकेज है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको बाईपास कराना है। तो उसके लिए उन्होंने सब उनको बताया कि कितना खर्चा होगा। एक डेट फिक्स हुई 1 हफ्ते के बाद की, जबकि वो बाईपास होगा। और उस जमाने में गवर्नमेंट कुछ पैसे देती थी इंडिविजुअल को। आजकल तो ECHS वगैरह खुल गए हैं, और जिससे वो इंडिविजुअल जाके अपना बाईपास करा सकता था। तो उन्होंने वो गवर्नमेंट से अपना पैसा एडवांस में ले लिया। डेट बुक हो गई, 1 हफ्ते का दिन फिक्स हुआ था। तो फैमिली के मेंबर्स, जगह जगह से उनके बच्चे जो आउट स्टेशन में थे कहीं, वो सब इकट्ठे होने शुरू हुए। उस जमाने में ये बाईपास बहुत बड़ी बात थी। आजकल तो स्टेंट वगैरह लगा देते हैं, रिलेटिवली टेक्नोलॉजी बढ़ गई है और सिंप्लीफाई हो गया है मेडिकल प्रोसीजर्स। बट उस जमाने में इट वॉज अ वेरी सीरियस इशू। चेस्ट को काटना पड़ता था और उसके बाद हार्ट का ऑपरेशन होता था। तो जब फैमिली इकट्ठी हुई तो उनको सबको फिक्र लगी हुई थी। तो किसी ने बोला उनको आके कि एक गुरुजी आए हैं ग्रेटर कैलाश में, क्यों नहीं आप लोग जाके, वो सुना है हील कर देते हैं, अगर आप ठीक समझो तो आप लोग जाओ। जनरल साहब पढ़े लिखे थे, सीनियर अफसर थे। उन्होंने कहा कैसी बातें कर रहे हो, ये तो बिल्कुल पागलपंती की बात है, कोई ऐसे ठीक कर सकता है? आरएनआर और स्कॉट हॉस्पिटल ने जो बोल दिया है, इतने डिटेल्स में उन्होंने चेक किया है, तो आप कैसे ये कह सकते हो कि कोई ब्लॉकेज ठीक कर सकता है? तो वो माने नहीं। फिर एक दिन और निकल गया, फिर दूसरे दिन फिर किसी ने आके उनको बोला कि देखिए आपका कुछ वहां जा नहीं रहा, आपको कोई, आपके पास तो टाइम है, आपकी तो, आप तो वेट ही कर रहे हो, तो क्यों ना आप जाओ। तो वो फिर कन्विंस हो गए, वो आए। ही हैड डाउट इफ एंड बट, अभी भी उनके दिमाग में था, मगर वो आए। गुरुजी ने, महाराज जी ने उनको बोला कि मेरे चेंबर में जाके लेट जाओ। उन्होंने पान के पत्ते मंगवाए, उनकी चेस्ट के ऊपर पान के पत्ते लगाए, और गुरुजी महाराज ने कुछ मंत्र बोले। उसके बाद 20 मिनट के बाद उन्होंने जनरल साहब को बोला कि आप बाहर आ जाइए। आके उस संगत के साथ बैठे, भजन खाए, सुने, लंगर खाया, और उसके बाद उन्होंने जनरल साहब को बोला कि अब तुसी ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ब्लॉक हार्ट ब्लॉकेज खत्म हो गया, means your heart is absolutely clear. Everybody was surprised. I was also there. I heard this conversation. और उन्होंने कहा जाओ, फौजी लोग हो, पढ़े लिखे हो, जाके टेस्ट कराओ। अगर तो तुम्हारा ब्लॉकेज है तो आपकी तो अपॉइंटमेंट फिक्स्ड है और आपका ऑपरेशन हो जाएगा। अगर क्लियर हो गया तो तुम्हारा कल्याण हो गया। So everybody was confused, but they went back to Scots next day. They told them and they said कि नहीं, आप लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद ऐसी कैसे सोच सकते हो? How can you be even thinking on those lines? So फिर भी फैमिली ने इंसिस्ट किया। उन्होंने कहा एक्सपेंसिव टेस्ट है, फैमिली ने कहा हम उसके टेस्ट के पैसे देंगे, नियरली अबाउट 10,000, विच वॉज अ बिग अमाउंट उस जमाने में। उन्होंने टेस्ट कराया और उन्होंने देखा कि 0 ब्लॉकेज। वो डॉक्टर्स वर वेरी कंफ्यूज कि ये क्या हो रहा है। और डॉक्टर ने उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी आए हैं। और डॉक्टर्स ने वो 10,000 जो टेस्ट का लेना था वो भी नहीं लिया, उनके सारे पैसे भी रिटर्न कर दिए। वो सब गुरुजी के पास, डॉक्टर त्रेहन और बाकी डॉक्टर्स गुरुजी के पास आए। उसके बाद वो डॉक्टर्स भी गुरुजी के भगत बन गए। और जनरल साहब का एनुअल मेडिकल क्लियर हो गया। उसके बाद उनको रैंक मिला कि नहीं मिला मुझे नहीं मालूम, मगर मैंने आपको 2 मिलिट्री ऑफिसर्स, पढ़े लिखे लोग,
मैं एक एयरफोर्स का पायलट, एक जनरल साहब जो लेफ्टिनेंट जनरल बनने की तैयारी कर रहे थे, तो उनके सत्संग सुना रहा हूँ 1995 के। अब मैं आपको और तरह तरह की सत्संग सुनाऊंगा, बिकॉज गुरु जी के पास बहुत पावर्स थी। he was not he was having absolutely great powers. एक दिन एक और गुरु जी के भगत थे मेरे साथ, वो भी पायलट थे, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के पायलट थे। वो कमांड कर रहे थे एक यूनिट में पालम में। तो उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि चलो, मैं ना, मेरी एक ट्रेनिंग फ्लाइट बन रही है, मेरे को उस तरफ जाना है, जलंधर अमृतसर एरिया में। तो मैं सोच रहा हूँ जलंधर की ट्रेनिंग फ्लाइट बना लेता हूँ, और गुरुजी भी आजकल जलंधर में हैं, तो हम आदमपुर जाएंगे। और अगर आप फ्री हो, आप भी आ जाओ, हम इकट्ठे जाएंगे, गुरुजी के दर्शन भी कराएंगे और शाम को वापस आ जाएंगे। तो हमने कहा बहुत अच्छा आइडिया है। तो नवंबर का महीना था, सवेरे सवेरे में पहुंच गया उनकी स्क्वाड्रन में। हमने जहाज के अंदर जाके बैठ गए, तो अचानक ही एक विजिबिलिटी ड्रॉप कर गई, और हमारे को पालम एयर ट्रैफिक कंट्रोल से परमिशन नहीं मिली स्टार्टअप के लिए, और विजिबिलिटी काफी लो रही उस जमाने में। नेविगेशन एड ILS वगैरह पालम में इतनी अच्छी नहीं होती थी। तो फाइनली 12 बजे के करीब वो विजिबिलिटी क्लियर हुई। उसके बाद हमने स्टार्टअप किया, टेक ऑफ किया, और आदमपुर में पहुंचे। आदमपुर से एक गाड़ी ली और फिर हम जलंधर पहुंचे। और जलंधर में जब हम गुरु जी के यहाँ पहुंचे तो 3:15 बजे का टाइम हो चुका था। तो हमने एक दिन पहले ही गुरु जी के यहाँ मंदिर में जलंधर फोन किया था, किसी सेवादार से पूछा था कि वाकई गुरु जी होंगे तो तब हम एक खास फ्लाइट लेके आएंगे, कि अगर वो आउट स्टेशन रहेंगे तो फिर हम नहीं, फिर किसी और दिन आ जाएंगे। तो जब हम वहां पहुंचे तो 3-4 संगत बैठी हुई थी, भजन चल रहे थे। और वो संगत लोगों को जब पता लगा कि हम आए हैं, तो उन्होंने कहा, आप लोग पायलट हो? हमने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि अरे गुरुजी तो सुबह से आपकी वेट कर रहे हैं, वो तो आपकी बातें कर रहे थे कि आप लोग आने वाले हो, आप लोगों ने तो 10 बजे आना था। तो हम तो दिल में, हमको फिक्र थी अभी डांट पड़ेगी गुरुजी से आज। फिर 4 बजे के करीब गुरुजी अपने आश्रम, वो रेस्ट कर रहे थे अपने चेम्बर में। वो 4 बजे गुरुजी बाहर निकले, हमने उठ के पाँव छुए। इमीडिएटली गुरुजी ने कहा, सवेरे आना सी, इन्नी लेट हो गए, की होया? एंड बिफोर वी कुड रिप्लाई टू हिम, ही सेड, नहीं नहीं, मैंने सब पता है, चलो बैठ जाओ। So very small Sangat was there. Of course, slowly Sangat was started building up, and Guruji was sitting there. We did some gupshup with Guruji, which he was very kind to do on many occasions with some of us. And फिर उसके बाद हमको जब आदमपुर में लैंड किए थे, तो हमारे को बेस कमांडर ने कहा था कि आपकी जो वापस की फ्लाइट है वो 6 बजे से पहले टेक ऑफ होनी चाहिए, क्योंकि आज जहाँ नाइट फ्लाइंग की फैसिलिटीज क्लियर नहीं। तो अगर हमको 6 बजे टेक ऑफ करना था, तो हमको गुरुजी के मंदिर से 5 बजे निकलना जरूरी था। और 4:45 के करीब मैंने ऐसे घड़ी की तरफ देखा, गुरुजी के बिल्कुल पास बैठा था। गुरुजी ने मुझे घड़ी देखते हुए देख लिया, और गुरुजी ने कहा, पहला इन्नी लेट आंदे हो, हुन घड़ियां देख दो। मैं कहने, नहीं नहीं गुरुजी, ऐसे ही मेरी नजर पड़ गई। तो देयर इज नथिंग लाइक दैट। तो बट ऑफ कोर्स गुरुजी हैड सेंस्ड इट। वी कैरिड ऑन सिटिंग, चाय प्रसाद वगैरह हुआ सब कुछ। फिर 8 बजे के करीब गुरुजी हमको कहते हैं कि चलो हुन तुसी उठो। उससे पहले उन्होंने इशारा कर दिया था अपनी किसी सेवादार को, वो 2 साड़ियां और 4 डब्बे लवली के लड्डू के वो ले गया है। तो उन्होंने 1 साड़ी और 2 लड्डू के डब्बे मुझे, और सिमिलरली वो दूसरे अफसर जो थे उन अंकल को दिए, और कहा हूं तुसी जाओ। तो मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी हूं तो असी कल ही जाना है, हूं तो असी लंगर खा के आराम नाल जावांगे, सानू कोई जल्दी नहीं है। गुरुजी डिडंट लिसन टू मी एंड सेड, नहीं तुसी हुन जाओ। So I knew that obviously there is something more to this whole exercise, which perhaps I am not understanding. तो मैं और हम दोनों वो अपनी जिप्सी में जलंधर से आदमपुर पहुंचे। 9 बजे जब हम आदमपुर पहुंचे, तो हम देखते हैं कि हमारे लिए एक मैसेज है गार्ड रूम पे कि आज नाइट फ्लाइंग की स्पेशल क्लियरेंस आ गई है न्यू दिल्ली से। स्टेशन कमांडर ने आपकी फ्लाइट क्लियर कर दी है, वो आपकी वेट कर रहे हैं। अगर आप
जाना चाहो तो आज जा सकती हो। तो हम इमीडिएटली अपने जहाज पे गए, स्टेशन कमांडर को मिले, उसके बाद जहाज स्टार्टअप किया 10 बजे के करीब, और फाइनली हम 11 सवा 11 दिल्ली अपने अपने घरों में पहुंच गए। तो मैंने आपको ये सत्संग सुनाया है विच हैज नथिंग टू डू विद द मेडिकल ट्रीटमेंट, जो गुरु जी की एक्चुअल पावर्स थी। तो गुरु जी ने कैसे ये सारा प्रोग्राम अरेंज किया, कैसे उन्होंने 8 बजे हमको, दिल्ली से आए लोगों को लंगर खाने के बगैर, हमको बिना, हमको उन्होंने भेज दिया। He had the big picture, of everything that he was doing. गुरु जी के यहाँ पे बहुत सो कॉल्ड वीआईपी आते थे। मैं तो पर्सनली बिलीव करता हूँ कोई वीआईपी नाम की कोई इस दुनिया में चीज नहीं है। सर्टनली संगत में कोई वीआईपी नहीं है, और जो गुरु जी के साथ जुड़ गया तो वो गुरु मान लिए एक ही वीआईपी है, वो गुरु जी हैं। तो वहां पे मुझे बहुत चांस मिला। मैं तकरीबन 70-80 बार गुरु जी के होते हुए उनके आश्रम में, मंदिर में गया था। तो वहां पे मैंने तरह तरह के लोगों से गुरुजी ने मिलवाया। जब भी मैं वहां होता था, कोई वीआईपी आता था, तो गुरुजी मुझको अक्सर उनसे इंटरेक्ट करने के लिए बोलते थे। मैंने वहां पे वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इंडिया के, प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह, और ये भजन लाल, मायावती, टीएन शेषन, बहुत लोगों से मुझे इंटरेक्ट करने का चांस मिला, ऑल बिकॉज ऑफ गुरुजी's ब्लेसिंग्स। हर जिन्हें का व्यू पॉइंट डिफरेंट था। वीपी सिंह जो थे बिल्कुल सबमिसिव थे, क्वाइटली बैठते थे, आगे आके बिल्कुल जैसे बाकी संगत बैठती थी। कुछ लोगों में थोड़ा वीआईपी टाइप फीलिंग थी, जैसे मायावती थी, या अपने ये भजन लाल थे। जब गुरुजी ने मुझको इन दोनों के साथ अलग अलग समय में अपने चेम्बर में भेजा और कहा कि जाओ इन्हां दे नाल गल्लां करो। So when I went with Mayawati, for example, she questioned me कि who are you, why are you, Guruji has asked me. So she was expecting कि गुरुजी खुद ही उनके साथ इंटरेक्ट करें, ये किसी और के साथ उन्होंने मेरे को कैसे भेज दिया, that kind of a feeling she had. वैसे ही भजन लाल भी थोड़े कंफ्यूज थे, बिकॉज उनको लगा कि वो तो चीफ मिनिस्टर रहे हैं और वो आके कैसे एक ऑर्डिनरी संगत के साथ बात कर सकते हैं, उनको तो सिर्फ गुरुजी से मिलना था। तो ऐसे भी थे लोग, बट बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आते थे। एक बार टीएन शेषन आए, एक कोने में खड़े थे, एक लोटा उनके हाथ में था। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि चोपड़ा जा, और टीएन शेषन खड़ा है, उधर नाल जाके खड़े होके उन्होंने कहानियां सुना, कहानियां में सत्संग सुना। तो मैंने जाके वो टीएन शेषन के साथ खड़ा हो गया। वो भी दीवार के साथ अपनी पीठ लगा के खड़े थे, मैं भी जाके खड़ा हो गया। वो सामने देख रहे थे, मैं भी सामने देखने लगा। और मैंने शेषन साहब को बोला, मैं क्या मिस्टर शेषन, मुझे गुरुजी का हुक्म है कि आपको कहानियां सुनाओ, सत्संग सुनाओ, तो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। तो बोले कि आप कौन हो, आप क्यों सुनाओगे? मैंने कहा नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं भी एक संगत हूँ, और उनका हुक्म है, उनका हुक्म पालन कर रहा हूँ। आपको मैं सुनाऊंगा, आपको सुनना है तो आप सुनिए। मगर ही वॉज वेरी काइंड, ही वॉज वेरी नाइस, ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग। और उन्होंने मेरा पूरा सत्संग सुना। उन्होंने मुझसे कुछ सवाल भी किए, मैंने उन सवालों का जवाब किया। कुछ सवाल मैं आपको आज के सत्संग में भी क्लैरिफाई कर दूंगा। तो ये एक कल्चर था जो गुरुजी के यहाँ था। गुरुजी जिसको डायबिटीज होती थी, एक बार एक इंडस्ट्रियलिस्ट आए, उनको डायबिटीज थी, उनका 400 के लेवल पे डायबिटीज चले गई थी। आपको पता है कि 100-120 के ऊपर तो फिर डायबिटीज सीरियस होनी शुरू हो जाती है, 150 के ऊपर तो थिंग्स आर नॉट वेरी गुड। तो उनका 400 है, तो गुरुजी उनको बोलते थे कि जाओ जलेबियां मंगवाओ, 2 किलो जलेबी आ गई, 5 किलो जलेबी आ गई, वट एवर क्वान्टिटी ही वुड से, वो जलेबियां उनको खिलाते थे। और उस जलेबियों के खाने के बाद वो वहीं पे टेस्ट करा देते थे, तो उनका 400 से 150 120 पे आ जाती थी। वो कैसे करते थे, क्या पावर थी गुरुजी उसमें डाल देते थे जलेबियों में, वो गुरुजी की ही पावर थी। गुरुजी बहुत कंसिडरेट थे। हम फौजी लोग, जो बहुत फौजी लोग गुरुजी के साथ जुड़े हुए थे, और जब हम दूसरी
जगह जगह से पोस्टिंग से आते थे। मैं असम में पोस्टेड था या विदेश में पोस्टेड था, ऐसे ही और लोग भी पोस्टिंग से जब आते थे तो गुरुजी वॉज वेरी कॉन्शियस कि बाहर से आया है, इसके बच्चे यहाँ पढ़ रहे होंगे, इसका कुछ उनकी स्कूलिंग का देखना होगा, इनको अपने दोस्तों को मिलना होगा, अपने सीनियर अफसरों को जाके जी हजूरी करनी होगी। तो गुरुजी इस बात के बड़े कंसिडरेट होते। जब भी मैं बाहर से आता था किसी बाहर की पोस्टिंग से, तो गुरुजी पूछते थे पहले दिन कितने दिन लिए आया है। मैंने कहा गुरुजी 7 दिन के लिए आया। तो कहते थे 2 दिन इथे ते 5 दिन विस्की, मीन्स गो एंड हैव योर इवनिंग्स विद योर फ्रेंड्स एंड अदर्स, अपने बच्चों का ध्यान रखो। सो सिर्फ 2 दिन यहाँ आना, मीन्स ही वुड गो इनटू सच डिटेल अबाउट। सिमिलरली कभी कभी जो स्पेशली लेडीज, कई लेडीज गुरु जी के साथ लेडीज भी बहुत जुड़ी हुई थी। कई लेडीज ऐसी जुड़ी हुई थी जिनके हस्बैंड इतना नहीं जुड़े हुए थे। तो वो जब लेडीज भी आती थी तो गुरु जी यूज्ड टू मेक श्योर कि जब वो वापस जा रही हैं अपने अपने घरों में, दे आर आइदर एस्कॉर्टेड, स्पेशली जो लेट नाइट हो जाती है तो दे आर एस्कॉर्टेड। जैसे एम्पायर स्टेट में उस जमाने में एमजी रोड बिल्कुल खाली एक सिंगल लेन सड़क थी। वो कोई मेट्रो नहीं बना था, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस नहीं बने थे, कोई रेड लाइट्स नहीं थी, अंधेरे की सड़क थी, स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी। तो गुरुजी स्पेशली जो गुड़गांव जा रही हैं लेडीज वहां से एम्पायर स्टेट या इवन दिल्ली आ रही, वो मेक श्योर करते थे कि दे आर वेल एस्कॉर्टेड सो दैट देयर इज नो रिस्क ऑफ एनी काइंड टू द लेडी। एक दिन हम गुरु जी के पास मैं गया हुआ था, तो लंगर के बाद हमने परमिशन लेने के लिए, 10 बजे का टाइम था, तो हम लाइन में लग गए गुरु जी से परमिशन लेने के लिए। मेरे आगे भी एक लेडी थी, वो लेडी झुकी और गुरु जी के पाँव छुए। और वो सिंगल लेडी थी, मतलब अकेली आई थी। तो उनके गुरु जी ने कहा कितने चलनी है, एंड शी सेड कि ना ना इथे बह जा। So he told that lady, Beja. I was just behind, and when I touched his feet, Guruji said, Chopra, to ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਂਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੋ। So I had never met that lady before. वो लेडी एक वहाँ बैठ गई। उसके बाद मैं भी जाके उनके पास बैठ गया जैसे गुरुजी का हुक्म था। तो वो लेडी थोड़ा मेरे से ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, मैं थोड़ा शाई था। उन्होंने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने मेरे से पूछा कि आप कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो। तो मैंने बताया कि मैं इसे कपूरथला में रहता हूँ। कपूरथला पंजाब में एक छोटा शहर है। तो उन्होंने कहा कि अरे कपूरथला में तो मेरी बहन रहती है। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा छोटा शहर है, अगर आप मुझे उनका नाम बता दो शायद मैं उनको जानता हूँ। तो उन्होंने मुझको नाम बताया। वो नाम किसका था? वो मेरी मदर का नाम, यानी कि शी वॉज माई मदर्स सिस्टर, फर्स्ट कजन। मैं कभी उनको मिला नहीं था, मैं उनके बारे में जानता नहीं था। मेरी रियल सिस्टर मेरी मदर की, उनको तो ऑफकोर्स मेरी जो मासियाँ थी उनको तो मैं बिल्कुल जानता था। तो ये उनकी एक कजन थी। तो मैंने से गुरुजी ने हमको 2 जनों को, जिनको उस लेडी को कभी नहीं गुरुजी ने रोका था जाने के लिए, आज उन्होंने रोका। कैसे उन्होंने मुझे उनके साथ बिठाया, कैसे उन्होंने हम दोनों को जोड़ दिया कि वो फर्स्ट कजन है। और मैं एक छोटा सा बैक फ्लैश बताता हूँ कि जब मैं छोटा था, 6th क्लास में था, तो मेरी मदर और हम बच्चों को लेके वो एक हॉलीडे के लिए अपने रिश्तेदारों के यहाँ गई थी, पटना और उसके बाद कलकत्ता। और कलकत्ता जब हम गए थे तो हम किसी कोठी में रहते, बहुत रईस इंसान की कोठी थी। वो उन्हीं के रिश्तेदार थे। और उन जिनके घर में हम रहे थे कोई बड़े ऑफिशियल थे। तो उन्होंने मैं उनके सब फैमिली के आपस में जब लेडीज बातें करती थी तो एक नाम सुनता था, एक लड़की का जो हॉस्टल में पढ़ती है कहीं बोर्डिंग स्कूल में। वो लड़की का नाम था गोगो। तो वो गोगो नाम मेरे दिमाग में बैठा हुआ था कि कोई अच्छी लड़की है, हॉस्टल में पढ़ती है, मेरे से बड़ी है, मगर उसके बारे में ये सब लोग बातें। उसके बाद मैंने कभी इंक्वायर नहीं किया who that lady was because I was too young that time। और वो लेडी जो गोगो थी, जिसका असली नाम दीपिका था, जो आज भी गुरुजी के साथ बहुत सॉलिड तरीके से जुड़ी हुई है, वो लेडी मेरे साथ बैठी। और वो लेडी उस दिन से लेके आज तक हमारे साथ, आजकल वो पूना में रहती हैं, मगर वो आज के तक हम आपस में एज अ फैमिली जुड़े हुए हैं। कैसे गुरुजी ने एक 2 फैमिली मेंबर्स जो कभी मिले नहीं थे, एक दूसरे के बारे में सुना था, कैसे गुरुजी ने जोड़ दिया। सो
I thought I will tell you, गुरुजी बहुत करिश्मा हमें मौका मिला. वी वर रियली ब्लेस्ड कि गुरुजी के बहुत करिश्मे हमने देखे. एक दिन दोपहर का टाइम था, मैं दिल्ली में पोस्टेड था. दोपहर को मेरी वाइफ, दोपहर को हम सोए थे, गर्मियों के दिन थे, उनको एक सपना आया जिसमें उन्होंने गुरुजी को देखा हाफ शर्ट पैंट और स्नीकर्स के. तो एकदम वो चौंक के उठी. 4 बजे के करीब का टाइम था. उन्होंने कहा कि मैंने ना सपने में गुरुजी को देखा, उन्होंने ये कपड़े पहने हुए थे. मैंने कहा नहीं, हमने तो कभी ऐसे देखा नहीं है. तो आई डोंट थिंक इट कुड बी गुरुजी, बट डजंट मैटर, आपको सपना किसी तरह के भी आ सकता है. तो उन्होंने कहा चलो गुरुजी के यहाँ चलते हैं आज. तो मैंने कहा चलो. हम एकदम तैयार हो गए और हम गुरुजी के यहाँ 4:45 तक गुरुजी के यहाँ एवलॉन रिसोर्ट एम्पायर स्टेट पहुंच गए. तो उधर हम एक और लेडी भी, एल्डरली लेडी बैठी हुई थी सीढ़ियों में. दरवाजा बंद था. हमने कहा अभी टाइम हुआ नहीं है, वेट करेंगे. हम भी जाके बैठ गए, हम 3 जने. पूरे 5 बजे दरवाजा खुलता है और दरवाजे में गुरुजी खड़े हैं और उन्होंने हाफ शर्ट पहनी हुई है, ट्राउजर्स पहनी हुई है, स्नीकर्स. माय गॉड, एग्जैक्टली द व्हाट शी हैड सीन. आई कुडंट बिलीव दैट. एनीवे, हम चौंक के उठे. गुरुजी ने कहा अंदर आ जाओ. सो 3 of us went inside. गुरुजी एक वहां पे बड़ा सा साइड बोर्ड था. गुरुजी ने छलांग मारी, उसके ऊपर जाके चौकड़ी मार के बैठ गए. उन्होंने मुझे और मेरी वाइफ को अपनी आर्म्स में, एक एक आर्म में ले लिया और हमारे साथ 3-4 मिनट बातें की. वो क्या बातें की वो मैं आपको बाद में बताता हूँ. तो ये एक और मैं आपको फिर से, तो हमने जब गुरुजी को बताया कि ऐसे ऐसे सपना है, तो गुरुजी ने कहा कि मैं तो बहुत बार ऐसे कपड़े पहनता हूँ. मैं तो अर्ली मॉर्निंग उठ के वॉक के लिए जाता हूँ. मैं कई बार सिविल क्लोथ्स के अंदर कार में ड्राइव के लिए निकल जाता हूँ. मैं कई जगह, तो हमने कभी देखा नहीं था. आपने सारे वीडियोस वगैरह अक्सर जो देखते हैं, जो सत्संग आप देखते हो, वो सब में गुरुजी ने अपना रोब जो पहनते हैं वो गुरुजी ने पहना होता था. गुरुजी के साथ मुझे बहुत मौका मिला इंटरेक्ट करने के. आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी ब्लेस्ड. मैं जो 70-80 बार, जितनी बार भी एग्जैक्ट नंबर मुझको याद नहीं, मगर जब भी मैं गया, आई यूज्ड टू मेक इट अ पॉइंट टू सिट नॉट टू फार फ्रॉम गुरुजी. गुरुजी के बिल्कुल जहां वो बैठे थे, उनके पीछे, उनके साइड में, कुछ इधर, at a distance where I could hear what Guruji is saying, or sometime if he wanted to ask me or speak to me or to speak to anybody, we could hear that conversation. So I thought I was extremely blessed, and I got many occasions to speak to Guruji. मैंने एक दिन गुरुजी को बोला, 6-8 महीने हो गए थे. मैंने कहा गुरुजी, यहाँ पे संगत काफी मेरे से भी पुरानी संगत है. कई लोग मेरे से बोलते हैं कि आप आए, पहले 45 सेकंड्स के अंदर ही गुरुजी ने आपको ब्लेस कर दिया, आपका कल्याण हो गया. हम तो यहाँ पे कितने कितने महीने हो गए हमारे को, और हमें तो गुरुजी ने अभी तक ब्लेसिंग नहीं किया, बात ही नहीं हमारे साथ की. उन्होंने हमारे से किसी तरह की इंटरेक्शन नहीं की. तो मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी, लोग ऐसे बातें करते हैं और ये आपने मुझे ब्लेस कर दिया, तो आई मस्ट अंडरस्टैंड. तो गुरुजी ने जो मुझे बताया वो एक सेंस है सारे गुरुजी के, ये जो संगत सिस्टम का है, वो सबको समझना बहुत जरूरी है. और गुरुजी ने कहा कि देखो, जो गुरु है ना, 2 चीजें हैं गुरु जी. एक तो गुरु के पास एक्सरे विजन है. एक्सरे विजन यानी कि वो एक इंसान को थ्रू एंड थ्रू देख लेता है. दूसरा, गुरु जो अपनी एनर्जी है ना, वो हर डायरेक्शन में रेडिएट कर रहा है. सवाल ये है कि कौन उस एनर्जी को ले पाता है. तो ही है कि मैं, आप एयरफोर्स के पायलट रहे हो, मैं आपकी लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ कि जो गुरु है, जब वो रेडिएट कर रहा है एनर्जी, मैंने जिस दिन आप वॉक इन किए, तो मैंने आपको थ्रू एंड थ्रू देख लिया और मुझे लगा कि आपका जो एंटेना है वो मेरी तरफ फुल्ली रेडी है, फोकस्ड है to take my energy which I wanting to pump in, which I am pumping in various directions. But when I found that your antenna is fully aligned, I pumped in the energy and your antenna received all the energy and you healed. So this is
important, and what is this alignment of antenna, ये समझना बहुत जरूरी है. That is unconditional faith. जब वो डॉक्टर ने मुझे मेरे रूम में आके सवेरे पूछा था कि आप यहाँ गुरुजी आए हैं, आप चलोगे, मेरे दिमाग में एक सेकंड के लिए भी क्वेश्चन नहीं आया कि मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा. मैंने कहा जाऊंगा. जब मैं सीढ़ियों से उतरा उस दिन ग्रेटर कैलाश आश्रम में, मैं क्लियर था कि मैं यहाँ ब्लेसिंग्स लेने आया हूं और मैं वो ब्लेसिंग्स लेके जाऊंगा. That was the commitment, unconditional faith with which I had come. And Guruji had sensed this. Now, this is the first important thing I want to tell everybody, कि अगर गुरुजी जब थे, अब नहीं है, मगर गुरुजी की ब्लेसिंग्स उनके स्वरूप से, उनके मंदिर में, उनके भजन में, उनके हर चीज में, हम सारी संगत जो जुड़ी है उनको ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं. मगर क्या हम गुरुजी के साथ अनकंडीशनली कनेक्टेड हैं कि नहीं है, इज द क्वेश्चन. एंड द डे वी विल कनेक्ट, whosoever will connect, you will find that the blessings will flow. एक और चीज के बारे में लोग सवाल करते थे मुझे, और मैंने एक दिन गुरुजी से पूछा. गुरुजी बहुत लोगों से अपने पाँव, काफ्स, शोल्डर्स, आर्म्स, एल्बोज, बैक दबाते थे, पब्लिक सबके सामने. हम सब बहुत लोग मुझसे दबाते थे. कुछ बार मुझसे भी दबाया, मगर मेरे से बहुत ज्यादा बार और लोगों से दबाया. और मेरी वाइफ और मेरी बेटियां वो देखते थे, और उन्होंने मुझे सवाल किया, मेरे बच्चों ने, कि आपसे गुरुजी ने दबाया, इतने लोगों से दबाया, क्यों नहीं गुरुजी ने हमसे कभी अपने पांव दबाने के लिए. तो ये सवाल मैंने गुरुजी से पूछा. मैंने कहा दे आर वांटिंग टू नो कि कैसे आप, गुरुजी ने उनसे क्यों नहीं दबाया. तो जो गुरुजी ने बात बताई, गुरुजी कह रहे थे दो बातें. एक तो जब गुरु एनर्जी दे रहा है लोगों को, तो उनकी खुद की एनर्जी लॉस हो रहा है. और दिन में इतने लोगों को गुरुजी एनर्जी देते हैं कि शाम को जब वो अपने चेंबर में जाते हैं, तब तक उनकी बहुत एनर्जी कंज्यूम हो गई, आई वुड से लॉस. तो गुरुजी लोगों से दबाते थे टू रिगेन पार्ट ऑफ द एनर्जी. बट उससे बड़ी बात ये थी कि गुरुजी उन लोगों से दबाते थे जिनको गुरुजी की एनर्जी की और ज्यादा जरूरत थी. दो तरह की एनर्जी होती है, एक तो थ्रू एयर, एक फिजिकल कांटेक्ट की एनर्जी. वो फिजिकल कांटेक्ट, देखो अरुण शोरी, उनके घर में कोई मेडिकल इश्यूज थी, डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, मगर उनसे बहुत दबाते थे. क्यों उनसे दबाते थे? बिकॉज उनको शायद ज्यादा एनर्जी की जरूरत थी. तो मैंने आपको ये एनर्जी लॉस का के बारे में आपको सिस्टम एक्सप्लेन किया कि कैसे गुरुजी की एनर्जी ट्रांसफर होती थी आपको. गुरुजी के और बड़े बड़े फैसेट थे. एक दिन एक लेडी आती है, उनके साथ 3 उनकी डॉटर्स थी. गुरुजी को शायद वो पहले से जानती थी. उन्होंने गुरुजी के यहाँ पहुंच कर गुरुजी से बातें करने शुरू कर दिया, और गुरुजी उनके साथ कन्वर्स कर रहे थे. तो आई कुड अंडरस्टैंड कि ये इनको जानते हुए. तो उन्होंने कहा तुसी जाओ, गुरुजी सेड टू, मेरे चेंबर जाओ. एंड आई वाज सिटिंग देयर बाय, एंड गुरुजी टोल्ड मी कि चोपड़ा तुसी भी ना जाओ, ना गल्ला करो. So I also went. I had been to the chamber once with Bhajan Lal and Mayawati once, but the chamber was a small 10 by 10 room with one bed. एक चटाई बिछी हुई थी, कुर्सी थी, एक मूड़ा टाइप था वहां पे. तो ये चारों लेडीज चले गई अंदर, मैं भी उनके साथ चल गया, और मैंने अपना सत्संग शुरू किया उनको सुनाने के लिए. अभी मैंने कुछ ही सेंटेंसेस बोले थे कि गुरुजी खुद ही आ गए. और गुरुजी जो अंदर आए तो मेरे को लगा कि अब इतने लोग आ गए हैं तो मेरा तो कोई रोल नहीं है. तो मैंने बाहर जाने लगा, तो गुरुजी ने कहा नहीं नहीं चोपड़ा इतने खड़े रहो. सो आई स्टूड देयर एंड देन आई लिसन टू द कन्वर्सेशन. गुरुजी आस्क्ड कि केड़ी कुड़ी दा इम्तिहान होया. सो दे सेड द सेकंड गर्ल, उसका इम्तिहान हुआ है. तो उन्होंने, गुरुजी ने पूछा कि पास हो जाएगी. उसने कहा कि गुरुजी कुछ पता नहीं. तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा की सब्जेक्ट है. वो कहती इको ऑनर्स.
He says, कौन सा ईयर है? मैंने सेकेंड ईयर। उन्होंने, गुरुजी ने कहा थर्ड ईयर, सॉरी, उन्होंने कहा थर्ड ईयर। तो उन्होंने कहा, गुरुजी ने कहा चल अब मैं तेनू ना सवाल करना है सेकेंड ईयर के, मैं 3 सवाल पूछूंगा, अगर तू तूने ठीक जवाब दे दिए तो तू पास है, अगर तू नहीं दे पाई तो तू फेल है। Now, econ is not a simple subject. For Guruji to know the questions that are relevant to second year of econers, so I thought it's very difficult exercise. But Guruji asked 3 questions. All 3 she said to us were actually from second year syllabus. How Guruji knew the second year syllabus of a complex subject like eco-honors. Fantastic. तो मैं तो इतनी बात में बड़ा इंप्रेस हो गया। वो जवाब वो एक भी ना दे पाई, वो बाद में पास हुई कि फेल हुई मुझको पता नहीं है, मगर एक मैंने आपको गुरुजी का वो फैसेट बताया कि कैसे गुरुजी की नॉलेज बेस थी। उन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं की हुई थी, बट हाउ हिज नॉलेज बेस इवन ऑन एकेडमिक्स वाज रियल सॉलिड। जो भजन सुनते हैं ना हम, चाहे अपने घरों में सुनते हैं, चाहे वो बड़े मंदिर में सुनते हैं, या जहां भी कोई सत्संग वगैरह के लिए जाते हैं हम, तो वहां सुनते हैं, एक एक भजन का बहुत मीनिंग है। जब गुरुजी खुद थे तो गुरुजी खुद भजन चुन चुन के गिनवाते थे। He had something in mind, कौन सा भजन किस दिन कब बजाया जाएगा, वो गुरुजी को पता होता था। एंड ही यूज्ड टू, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत बात सत्संग पे अभी भी जाता हूँ, बड़े मंदिर भी जाता हूँ कभी कभी, और उनके समय भी बहुत जाता था। तो काफी लोग भजन सुनते नहीं। बड़े मंदिर में तो बहुत लोग अभी भी ऐसे आते हैं जैसे कोई पिकनिक मनाने के लिए ग्रुप बन के आ गए, खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, कोई तो मोबाइल भी देख लेते हैं। मगर जो भजन है उसको सुनना समझना, आई थिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज बिकॉज एक एक भजन का एक बहुत बड़ा मतलब है, और अगर 15% भी आप भजन को ध्यान से सुनोगे तो कुछ बदलाव आपके जीवन में आए। तो मैंने सोचा कि ये मैं आपको बताऊं कि ये डोंट टेक दीज भजन्स कैजुअली, लिसन टू देम, एटलीस्ट ट्राई टू लिसन टू देम, एटलीस्ट लिसन पार्ट ऑफ इट। तरह तरह के लोग आते थे, तरह तरह की मेडिकल प्रॉब्लम के साथ, किसी को बड़ी प्रॉब्लम थी, किसी को कैंसर है, किसी कुछ का है, सबका कल्याण हो रहा था किसी फॉर्म में। एक दिन एक लेडी आती है 85 ईयर्स ओल्ड, तो ग्रेटर कैलाश में शुरू शुरू में जब हम जुड़े थे तो लेडी भी ग्रेटर कैलाश में रहती थी, आ गई, आके एकदम गुरुजी के पास आके बैठ गई। तो गुरुजी ने कहा नहीं 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 चलो जरा उत्थे बैठो दूर, बट शी वुडंट बच। उन्होंने कहा गुरुजी गुरुजी बहुत गोड्या च दर्द है, बहुत गोड्या च दर्द है। मीन्स शी वांटेड कि गुरुजी कोई टैबलेट निकाल के दे दे जिसे, या एक जादू की छड़ी गुरुजी उसके सिर पे चला दे ताकि उसके गोड्डे बिल्कुल ठीक हो जाए। तो गुरुजी ने कहा, कहते उम्र कितनी है तेरी? मैंने 85 साल। कहते हुण 85 साल च नहीं गोड्डे दर्द होंगे तो फिर की होगा? इतने बैठे लोग देखो, लोगों की कितनी कितनी बड़ी बड़ी तकलीफें हैं, एक छोटी सी रूटीन प्रॉब्लम लेके आ गई है मेरे सिर के ऊपर, अब मेरे पे इंसिस्ट करिए मैं तेरे को जादू की छड़ी, तो बता मेरे को तू गुरबानी पढ़ती है? वो कहती है नहीं। मैं कहा ओम बुर बहुत सा पढ़ती है? नहीं। गीता का पाठ करती है? नहीं। तो गुरुजी ने कहा चल हुण उठ, सीधा घर चल जा, आज ना लंगर ना चाय प्रसाद तेरा, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ कुछ करना शुरू कर, भगवान का नाम ले। ਹੁਣ 85 साल च गोडियां च दर्द हुई। सो द पॉइंट आई एम सेइंग इज गुरु जी और भी तरह के, सिर्फ हीलिंग नहीं, और भी तरह के तरह तरह के मॉरल्स आपको देते थे कि भैया अपनी तरफ से भी कुछ मेहनत करो, गेट योर ओन सेल्फ इन ऑर्डर। वजन बढ़ा लोगे तो गोडों में जल्दी तकलीफ होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि एंटेना लाइन होना, ये एक वर्ड गुरुजी बहुत यूज करते थे, कंफ्यूज्ड आंटी एंड इफ एंड बट। सो ये गुरुजी अक्सर बोलते थे, मेरी वाइफ को भी कई बार उन्होंने कहा कंफ्यूज्ड आंटी। What is the meaning of confused auntie and if and but is connection. See, many of us, many people, even today,
वो उनका दिल से आवाज आ रही है कि मेरे को गुरु जी के साथ कनेक्ट करना, बट दे आर कंफ्यूज, दे आर अनश्योर कि कनेक्ट कैसे करना है, कनेक्ट का मतलब क्या है। मेनी पीपल हैव कॉल्ड मी, जिन्होंने मेरे सत्संग सुने हैं यूट्यूब के अंदर, मैं टू क्लैरिफाई देयर माइंड। अच्छी बात है, मैं क्लैरिफाई करता हूँ, मैं हेल्प करता हूँ लोगों को ये क्लैरिफाई करने के लिए कि कैसे गुरु के साथ जुड़ना है, वो इफ एंड बट निकालना है, अनकंडीशनल फेथ को यू नो स्ट्रेंथन करना है। गुरु जी के यहाँ पर लेट नाइट सेशंस भी होती थी। मुझे कई बार मौका मिला वो लेट नाइट सेशन करने के लिए, बहुत ज्यादा करते थे। अचानक गुरु जी सबको जाने देते थे, थोड़े लोगों को रख लेते थे, 20, 25, 30, 40 लोग भी कई बार रह जाते थे। उसके बाद थोड़े इनफॉर्मल हो जाते थे गुरु जी। कुछ लोग गाना गुना गाते थे, भजन गा देते थे, कोई इंडिविजुअल्स, कोई डांस कर लेता था। गुरु जी फ्रेश कुछ चीजें, कोई मीठा पराठा, कभी कोई और खाने की चीज ऑर्डर कर देते थे। 2 बार मैंने देखा गुरु जी ने ऐसे ही आकाश से एक बड़ा सा लड्डू उनके हाथ में आ गया। कैसे आया, हमने सुना था साईं बाबा ऐसे करते हैं, उनके हाथ में वो आ जाती है, फिर वो टीका लगा देते हैं, तो ऐसे ही मैंने देखा गुरु जी के हाथ में, मैं पास ही बैठा था, अचानक उनके हाथ में एक लड्डू आया। ऑफ कोर्स आई वाज नॉट लुकिंग एट हिज हैंड, बट लड्डू आया और उसके बाद उन्होंने खिलाना शुरू किया और लड्डू खत्म ही नहीं हो रहा था। हम सब खाते गए। हम पढ़े लिखे लोग हैं, देखो मैं एक फाइटर पायलट हूँ एयरफोर्स में, सो ये मत समझना कि मैं जो आपको बातें कर रहा हूँ कोई जैसे कोई अनपढ़ ब्लाइंड फेथ वाला आदमी, वो ऐसी बात नहीं है। सो यू नो गुरुजी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ डॉक्टर्स एंड फौजी। मैंने गुरुजी से एक दिन पूछा, मैंने कहा गुरुजी आपके साथ इतने फौजी जुड़े हुए हैं और डॉक्टर जुड़े हैं, तो जो गुरुजी ने बताया वो इम्पोर्टेंट बात है। देखिए उन्होंने कहा कि मेरे साथ काफी संगत शुरू शुरू में खास करके बहुत फौजी संगत थी। जलंधर में भी वो कंटोनमेंट के पास था उनका आश्रम, वहां पे भी बहुत फौजी। वो चंडीगढ़ गए थोड़ी देर के लिए, वहां भी सारे फौजी जुड़े थे। और यहाँ भी आए दिल्ली, तो पहले वो कंटोनमेंट में रहे और फिर ग्रेटर कैलाश में, वो सब फौजी लोग उनके साथ जुड़े। तो उन्होंने मुझे बताया कि फौजी ही से गुरु की ब्लेसिंग्स लेने के सबसे इंपॉर्टेंट है दिल और दिमाग साफ होना चाहिए। कहते वो जो फौजी है उसका दिल और दिमाग बिल्कुल साफ है। वो कैसे साफ है, क्योंकि उनको 15 साल में ले लेते हैं, ट्रेनिंग में डाल देते हैं, सुबह से शाम तक रगड़ा डालते हैं और उनको एक डिसिप्लिन्ड फोकस्ड पर्सन बना। तो इसलिए जो फौजी है उसका दिल भी साफ है, दिमाग भी साफ है और उसका फोकस बहुत क्लियर है। इसलिए गुरु की ब्लेसिंग लेने के लिए वो जो फोकस की रिक्वायरमेंट है वो फौजी के पास है। वो जब आता है क्लियर माइंड से आता है, उसके अंदर कोई इफेक्ट बट नहीं। सिमिलरली डॉक्टर्स, इसे सब डॉक्टरों को पता है। कहता जो एलोपैथिक वाले गुरुजी ने कहा, जो डॉक्टर्स हैं वो खुद की ट्रीटमेंट के लिए होम्योपैथी, आयुर्वेदा, तरह तरह के लोगों के पास एक्यूपंक्चर प्रेशर के लिए जाते हैं। इसका मतलब उनको पता है कि हर चीज मेडिसिन एलोपैथी में लिमिट्स है। और वो डॉक्टर ये भी जानते हैं कि बियॉन्ड दीज ऑल्टरनेट्स के अंदर भी गुरुओं के पास भी पावर है। सो देयरफॉर जो डॉक्टर जुड़ रहा है उसको पता है अपनी लिमिटेशंस और इसके साथ जुड़ रहा है। सो ये फौजी और डॉक्टर की बात मैं बताया। अब मैं जो नेक्स्ट बात आपको बताने वाला हूँ इस अगेन very very relevant to Guruji's way of connection, and this is again which has come, मेरी जो उनके साथ conversations हुई उसके अंदर से वो निकला। तो गुरुजी ने एक दिन मेरे को बताया, उन्होंने कहा देखो लोग आ जाते हैं, आते सार कहते हैं मैंने एकदम ठीक कर दो। He said, look at when do you come to a guru। कहते हैं कि जब आपको तकलीफ होती है ना, सिर में दर्द, तो आप पहले से अपना डब्बा खोलते हो, एनासिन, एस्प्रिन, डिस्प्रिन जो भी आपने खानी है वो आप खा लेते हो, ठीक हो गया, कहानी खत्म। अगर ठीक नहीं हुए 2-3 दिन बाद आपने आप अपने जो फैमिली डॉक्टर है उसको फोन करते हो और उसको कहते हो कि मेरे को ये तकलीफ है, वो दवाई बदल देता है, वो आप खाते हो 2-3 दिन के लिए, एंटीबायोटिक भी शुरू करा देगा। हो गया, एक हफ्ता निकल गया, कुछ नहीं हुआ। फिर वो कहता है थोड़ी ब्लड टेस्ट वगैरह करा लो, फिर आप ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हो। फिर उसके बाद वो कहता नहीं अभी किसी स्पेशलिस्ट को मिल लेते हैं। फिर आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हो, लाइन में लगते हो, अपॉइंटमेंट लेते हो, फीस देते हो, वो सारी एक्सरसाइज चल रही है।
उसके बाद वो MRI कराएगा, करते 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 शायद वो एक दिन आपसे ऑपरेशन भी करवा दे। तो ये सारा प्रोसेस 5-6 महीने चलता है। जब ये सारी प्रोसेस में आपको तकलीफ खत्म नहीं होती, तब जाके आप गुरुओं के पास आते हो। जब आप गुरु के पास आते हो, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, अपने मतलब के टाइम पे आते हो, मंदिर में आते हो, पानी प्रसाद फ्री, चाय प्रसाद फ्री, भजन प्रसाद फ्री, लंगर प्रसाद फ्री, सब कुछ फ्री, आपकी पेस। आप ही परमिशन लेते हो, अपनी मर्जी के परमिशन पे चले जाते हो, सब कुछ आपके सेट पेस के ऊपर हो रहा है। फिर भी आप ना, आपके दिमाग में इफेक्ट बढ़ रहता है, ना आप भजन सुनते हो, ना आप कंसंट्रेट करते हो, मगर एक्सपेक्ट करते हो कि पहली विजिट टू बड़ा मंदिर या सत्संग मैं ठीक हो जाऊं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है गुरु जी ने कहा कि जैसे आप सारे सिस्टम में पेशेंस दिखाते हो, मेडिकल सिस्टम के अंदर, वैसी पेशेंस, धैर्य आपके अंदर होना चाहिए जब गुरु जी के साथ या किसी ऐसी जगह पे आप जाते हो। यू नो, गुरु जी के यहाँ एक रोज की फ्रेग्रेंस है, वो सब संगत अब जानती है, मगर फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि वो जो रोज पेटल्स जो हम गुरु जी के चरणों में डालते हैं, तब डालते थे, अब डालते हैं उनकी चरणों की पिक्चर के ऊपर, वो एक खास रोज पेटल की स्मेल। वो हर रोज पेटल में नहीं आती, वो हर रोज नहीं आती, अब वो कभी कभी वो जो फ्रेग्रेंस है वो आती है। वो किसकी फ्रेग्रेंस है? वो गुरु जी की फ्रेग्रेंस। मैंने लाइफ के अंदर सिर्फ 5-6 बार वो फ्रेग्रेंस को एक्सपीरियंस किया, गुरु जी के जाने के बाद भी 2 बार फ्रेग्रेंस को एक्सपीरियंस किया। ऐसे लगता है कि जैसे गुरु जी आपके पास से गुजर गए हैं, क्योंकि वो फ्रेग्रेंस एक खास रोज की फ्रेग्रेंस है, वो गुरु जी की हाँ की फ्रेग्रेंस थी। तो I thought I will just mention you now. I will try and wrap up my satsang by telling you, गुरु जी ने मुझे कहा था, जब मैं कर्नल रैंक यानी कि ग्रुप कैप्टन रैंक का अफसर था, गुरु जी के साथ जुड़ गया था, 1 साल जुड़ा हुआ था, तो गुरु जी ने मुझको एक दिन कहा था, चोपड़ा देखी तेनू मैं किथे लेके जा रहा। I didn't understand it that very clearly, but I knew that he said that I'm going to make you, you know, grow in life. And I say with great pride and with Shukrana to Guruji for his blessings that सिर्फ मेरे को एयर मार्शल नहीं बनाया, मगर जिस दिन मैं रिटायर हुआ उस दिन मेरे को फिर उन्होंने एक अच्छी नौकरी दिलवाई अपने आप। उसके बाद मेरे को फिर गवर्नमेंट के अंदर नौकरी मिली, और आज मैं रिटायर होके मेरे को 11 साल हो गए, आज भी मैं एक इम्पोर्टेंट पोस्ट पे बैठा हूँ। गुरु जी पीछे से कैसे कमांड एंड कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे बदलाव ला रहे हैं, वो गुरु जी ही जानते हैं। मगर उन्होंने जब जो मेरे को 1995 में बोला था, और आज 2024 में वो वैसे ही प्लान अनफोल्ड हो रहा है। तो गुरु जी का जो ब्लेसिंग्स हैं, मैं एयर मार्शल जब था 2012 में, मैं मिराज 2000 का पायनियर हूँ, मतलब मैंने फ्रांस में ट्रेनिंग करके जहाज इंडिया में लाया था। और मैं जब एयर मार्शल था तो मैं ग्वालियर गया एक विजिट के लिए। सीनियर ऑफिसर्स जब पायलट्स जो जाते हैं अपनी स्क्वाड्रन को विजिट करने के लिए, ट्रेडिशनली हम में से कुछ लोग फ्लाइंग करना चाहते हैं उनके साथ, और मैंने मिराज 2000 की एक फ्लाइट ली। 24 फरवरी 2012 की ये बात है, और जो हमने टेक ऑफ के 2 सीटर था, मैं सीओ के साथ फ्लाई कर रहा था, और हम 11,000 फुट की ऊंचाई पे थे, 5 मिनट पहले टेक ऑफ किया था। अचानक एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जहाज के अंदर, जहाज के पीछे आवाज आई। हमने जब अपने कॉकपिट में इंस्ट्रूमेंट्स को देखा तो हमें पता लग गया कि इंजन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई है, इंजन सीज कर गया है। जो टेम्परेचर इंजन की बहुत हाई शूट अप कर गई थी, बियॉन्ड लिमिट, फायर वार्निंग लाइट ऑन हो गई थी, तो हमें पता लग गया था कि अब कुछ इंजन में प्रॉब्लम हो गई है। मिराज 2000 के अंदर सिंगल इंजन है,
आप जानते हैं कि कल एलसीए का एक इजेक्शन है, वीडियो में देखा होगा कुछ लोगों ने, जो वीडियो चल रहे हैं टीवी पे भी लोगों ने दिखा दिया है, वो वैसे ही। तो उस हालात में जहाज बहुत तेजी से, सिंगल इंजन जहाज बहुत तेजी से नीचे आ रहा था, और कुछ सेकंड मिलते हैं आपको क्विकली प्लानिंग करने के लिए, टू गेट आउट, इजेक्ट करने के लिए। और उस टाइम मेरे दिमाग में वो जो फ्यू सेकंड्स थे, दो चीजें अपने दिमाग में आई और मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ऑफ कोर्स मैंने अपने आप को कहा कि टू माई सेल्फ, कि मैंने जो इतने साल की मिलिट्री फ्लाइंग की ट्रेनिंग की है उसका आज टेस्ट है, और मैंने खुद को बोला कि मैं आई मस्ट डू वट एवर आई एम सपोज टू डू। और दूसरा मैंने गुरु जी को बोला, मैंने कहा गुरु जी, जैसे आपने 1995 में अपना हाथ मेरे सिर पे और कंधे पे रखा था, आज भी रख देना। And उसके बाद हमने इजेक्शन सीट का हैंडल को पुल किया और इजेक्ट हो गए जहाज में। 900 किलोमीटर की स्पीड पे जहाज उड़ रहा था, और वो जो इजेक्शन होती है बहुत ज्यादा फोर्सेस बॉडी के ऊपर लगती हैं। मैं सारी दुनिया का इकलौता एयर मार्शल हूँ जो एयर मार्शल के रैंक में होते हुए एक फाइटर जहाज से इजेक्ट किया है। 59 ईयर्स 2 मंथ्स की मेरी उम्र थी। 40 साल की उम्र के बड़े जो लोग इजेक्ट करते हैं उनको अक्सर तकलीफ, बैक या नेक में कोई तकलीफ हो जाती है। आज मैं आपके सामने बैठ के 71 ईयर्स की एज पे सत्संग कर रहा हूँ। गुरु जी महाराज की इतनी बड़ी मेहर, उन्होंने फिर मेरे सिर पे और मेरे शोल्डर पे हाथ रखा और मुझे बिल्कुल सही सलामत उस इजेक्शन के अंदर, जिसमें 28 टाइम्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है बॉडी को, तारे नजर आ जाते हैं दिन दिहाड़े में बंदे की आंखों में। गुरु जी ने मुझे फिर ब्लेस किया। गुरु जी की ब्लेसिंग्स हम सब पे, सारी संगत जो आज मिलियंस के अंदर हो गई है। गुरु जी आप कहते होते थे हमें, आपने आखिरी कुछ दिनों में, कि गुरु जी कहते चुपा देखी अगे की होना है, इतने लाइना लगनी, लाइना लगनी, मीन्स दैट इज द वे संगत इज। I never, I could understand it even then, but I never knew the magnitude। जैसे लोग आज गुरु जी के साथ सारे दुनिया, 180 कंट्रीज के अंदर सत्संग हो रहे हैं, हर शहर में सत्संग हो रहे हैं। हम कितने ही ग्रुप्स में हैं, गुरु जी के ग्रुप्स के अंदर हमको पता लग रहा है कि हर रोज एक एक जगह में कितने कितने सत्संग हो रहे हैं। दैट इज द पावर ऑफ गुरु जी। संगत से हाथ जोड़ के मैं कहना चाहता हूँ, अनकंडीशनल कनेक्शन, फुल फेथ। Guruji has looked after all of us. Guruji will look after us for always. There are no rituals. Guruji नहीं चाहते थे कोई रिचुअल्स फॉलो करो। पैटर्न बहुत क्लियर है। सुरेश वासन अंकल एक ग्रेट जॉब कर रहे हैं, इतने सत्संग ऑर्गेनाइज करते हैं, सब आपस में बातें करते हैं कि अंकल कितना डेडिकेटेडली, कितना सिस्टमैटिकली सत्संग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और भी बहुत संगत है जो ऐसे ही वासन अंकल जैसे ही सेवा कर रहे हैं गुरु जी महाराज की। गुरु जी के साथ जुड़िए, जो आपके दिल के साथ दिल कहता है वही करिए। और जो जो छोटे छोटे ये चीजें, जो पैटर्न हमने सत्संग का बना रखा है, भजन सुनने, आरती करनी, सत्संग सुनाना, ये पैटर्न बहुत सफिशिएंट है। गुरु जी नहीं चाहते थे इससे ज्यादा हम कुछ करें। वंस अगेन वासन अंकल, चौहान आंटी, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग मी बाय आस्किंग मी टू नरेट माय सत्संग। आई एम रियली ब्लेस्ड। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू अनिल चोपड़ा अंकल, आपने इतने अच्छे सत्संग शेयर किए, एक्सपीरियंसेस, इतने सारे डाउट क्लियर हुए आज कि संगत जो बहुत ज्यादा भटकी हुई है इनफैक्ट, कि कैसे हम कनेक्ट हुए गुरु जी से और क्या करें, कैसे कनेक्शन हुए। सो इट इज अनकंडीशनल कनेक्शन। तुम कुछ मत मांगो, बस जुड़ जाओ। और जुड़ाना है वो गुरु जी ने खुद जुड़ाना है, क्योंकि उनको पता है गुरु जी को कि कैसे जुड़वाना संगत को। उनके गुरु जी के अपने अपने तरीके हैं। पर इस धरती का एक ऐसा दरबार है, जैसे आपने बोला, सब फ्री है।
जल प्रसाद फ्री, चाय प्रसाद फ्री, स्नैक्स फ्री, लंगर प्रसाद फ्री। सबसे बड़ी बात, जो गुरु जी के ब्लेस शब्द चलते हैं वो सबसे ज्यादा ब्लेस्ड है, क्योंकि गुरु जी वही हमें तो सुनवाते थे। कभी गुरु जी ने प्रवचन ही नहीं किया था, कि गुरु जी को पता है प्रवचन करना मीन्स भटकाना, संगत को भटकाना। सो कई बार मैं भी गुरु जी के पास बैठी होती थी। मैं 1994 से जलंधर में गुरु जी के पहली बार दर्शन किए थे। सो गुरु जी ये बोलते थे कि मैं भटकाने नहीं आया हूँ, मैं परमा चो कड्डन आया, तुसी चिकड़ जांदे फिर मैं कड्दा है। सो इतना आसान तरीका इस धरती पे कोई है ही नहीं, कि ही इज ऑलवेज विद अस, ही ऑलवेज टेक केयर ऑफ अस, हर पल हमारे साथ है। हम कैसे उनका शुक्राना करें? बस शुक्राना इज द ओनली वर्ड। यही मेडिटेशन है हमारी, यही हमारा प्यार है उनके लिए। और संगत, जो नई संगत है उनको ये ना दिल में भाव लेके आए कि हमने गुरु जी को फिजिकल फॉर्म में तो देखा ही नहीं, आप तो बहुत लकी हो, आपने तो गुरु जी के दर्शन किए। सो ऐसा कुछ नहीं है, गुरु जी की प्लानिंग है कि कब कौन संगत जुड़ेगी, किस टाइम जुड़ेगी। सो हम जुड़ गए हैं, आप जुड़ गए हो, नई संगत जुड़ गई है, शरण में आ गई है गुरु जी के चरणों में। जी यही हमारी जर्नी, यही ब्लेस्ड जर्नी हमारी शुरू हो गई है। हमने जो सबका लेना देना हिसाब था, यात्राओं का, तीर्थ यात्रा पंडितों का, वो हमारे, जब हमारे अकाउंट क्लियर हो गए हैं तो हम गुरु जी के शरण में आ जाते हैं। ये गुरु जी ने बहुत बार, मैंने बहुत गुरु जी से बातें की इस चीज के बारे में। सो थैंक यू सो मच अनिल चोपड़ा अंकल। आपका, मेरे को लग रहा है लास्ट टाइम जब आपने सत्संग शेयर किया था तो मेरे को सुरेश वासन अंकल ने एज ए होस्ट सेवा दी थी। आई एम सो ब्लेस्ड टुडे आल्सो कि ऐसा मेरे को मौका दिया गुरुजी महाराज ने। गुरुजी महाराज की प्लानिंग बेअंत है, कोई नहीं जान सकता कौन किससे कनेक्ट हो जाएगा। ये सब हमारे पिछले जन्मों का संबंध है, जो हम इतने बड़े गुरु परिवार में एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं। सो थैंक यू सो मच अंकल। आप, बहुत बहुत शुक्राना आपका कि आपने इतने वैल्यूएबल डाउट क्लियर किए संगत के। ओवर टू सुरेश वासन अंकल। थैंक यू सो मच। थैंक यू संगत जी सुनने के लिए। जय गुरु जी महाराज। एयर मार्शल चोपड़ा अंकल, बहुत ही मैसेजेस आपके संगत शेयरिंग से हर बार मिलते हैं। हमेशा की तरह संगत बहुत जुड़ती है और वो आपके संगत शेयरिंग सेशन बहुत ग्लोबल ग्रुप में शेयर होते हैं। दिस इज एविडेंट। अभी आने वाले टाइम में आपसे रिक्वेस्ट है कि आने वाले टाइम में हर महीने अगर एक एक पॉडकास्ट के लिए अगर आप टाइम स्पेयर करेंगे तो गुरु संगत आप निहाल हो जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आने वाले दिनों में प्लीज थोड़ा सा टाइम निकाल के पॉडकास्ट सेशंस है मल्टीलिंगुअल के, उसमें अपने समय देना है। और इट विल बी हाफ एन आवर सेशन ओनली। So I think in every session we will, Guruji Maharaj will try to convey some messages through you of different on different facets. बहुत ही ब्लेसफुल संगत शेयरिंग आपने की है। थैंक यू लॉर्ड चौहान आंटी जी। बहुत ही अच्छी तरह आपने अपना संबोधन किया। आपने पिछली बार का रेफरेंस दिया तो आंटी, ये कौन इंसिडेंस थोड़ी होता है। मतलब आर्म फोर्सेज वाले आर्म फोर्सेज वालों को ही स्वागत करेंगे ना, इन पर्टिकुलर। ये तो गुरु जी की प्लानिंग है भाई, इसको कोई नहीं जान सकता। गुरु जी की लीला को हम नहीं समझ सकते। एंजॉय करो बस जो हो रहा है, डेट्स ऑल। बस गुरु जी का यही रास्ता है। हाँ जी। गुरु संगत की तरफ से आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी महाराज थैंक की यू। कृपा हम सब पर बनी रहे। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, हम सबको गुरु जी महाराज से आगे दिलवाएंगे।